नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी और उनके विचारों को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने न सिर्फ भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, बल्कि आधुनिक भारत की नींव रखने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मेरा मतलब है डॉक्टर भीमराव और रामजी अंबेडकर। जी बिल्कुल। हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर की एक संक्षिप्त जीवनी है, तो इस बातचीत का मकसद यही है कि उनके जीवन के जो मुख्य पड़ाव थे, सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष कैसा था, और जाहिर है भारतीय संविधान को बनाने में उनकी क्या भूमिका थी, इसे समझे। हाँ, और ये कहानी है भी बहुत असाधारण, है ना? मतलब एक ऐसा इंसान जो समाज के सबसे निचले पायदान पर माने जाने वाले महार परिवार में जन्मा, जिन्हें उस जमाने में अछूत कहा जाता था। बिल्कुल। और वो तमाम मुश्किलों को पार करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान निर्माता बने। ये सफर ही अपने आप में मतलब अविश्वसनीय है। चलिए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। जी। जैसे हम बात कर रहे थे, उन्हें हर कदम पर सामाजिक बहिष्कार, अपमान, वो सब झेलना पड़ा। हाँ, स्कूलों में अलग बैठना पड़ता था, पानी को हाथ नहीं लगा सकते थे। सोचिए उस बच्चे के मन पर क्या असर होता होगा। सही बात है। लेकिन कमाल यह है कि इन सब चीजों ने उनके पढ़ने के इरादे को और मजबूत किया। बिल्कुल। और इसमें उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल, जो सेना में सूबेदार थे, उनका भी बड़ा हाथ था। वो शिक्षा का महत्व समझते थे। अच्छा। तो अंबेडकर ने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई शुरू की, और फिर उन्हें आप देखिए बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ जैसे लोगों से स्कॉलरशिप्स मिली। हाँ हाँ, सुना है मैंने, जिनकी मदद से वो विदेश जा पाए। जी, और वो सफर भी क्या था। अमेरिका गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स, फिर पीएचडी। और लंदन भी तो गए थे। हाँ, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी किया, मतलब डॉक्टर ऑफ साइंस, और साथ में ग्रेजुएट से कानून की पढ़ाई, बैरिस्टर बने। कमाल है। मतलब उस जमाने में इतनी सामाजिक रुकावटों के साथ कोई शिक्षा में इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाए, शायद अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भारतीयों में से एक थे वो। यकीनन। और ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, उनके लिए शिक्षा असल में सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने का सबसे ताकतवर औजार थी। उन्होंने खुद महसूस किया था कि ज्ञान से कैसे आत्मविश्वास आता है, आत्मसम्मान जगता है। सही कहा। शायद इसीलिए विदेश से लौटकर उन्होंने कोई आरामदायक नौकरी नहीं चुनी, बल्कि सीधे सामाजिक न्याय की लड़ाई में कूद पड़े। बिल्कुल। और ये लड़ाई उन्होंने कई मोर्चों पर लड़ी। जाति व्यवस्था, छुआछूत, इसका जबरदस्त विरोध किया, और सिर्फ बातों से नहीं, जमीन पर उतरकर। जैसे वो महाड़ सत्याग्रह 1927 का। हाँ, महार सत्याग्रह, मतलब दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का हक दिलाने के लिए। ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, ये इंसानियत की बराबरी की लड़ाई थी। और वो कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन भी था, शायद 1930s में। जी बिल्कुल। ये सब उस व्यवस्था पर सीधी चोट थी जो इंसानों में फर्क करती थी। ये सिर्फ अधिकार मांगना नहीं था, बल्कि जो सदियों से चली आ रही गलत सोच थी, उस पर हमला था। उन्होंने लिखने का भी इस्तेमाल किया ना, जैसे वो अखबार निकाले थे। हाँ, मूक नायक, बहिष्कृत भारत जैसे अखबार, ताकि दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई जा सके, उन्हें जोड़ा जा सके। फिर आता है राजनीति और संविधान निर्माण का दौर। भारत की आज़ादी की लड़ाई तो चल ही रही थी, पर वो साथ साथ दलितों और पिछड़ों के राजनीतिक हकों के लिए भी लड़ रहे थे। जी। और जब भारत आजाद हुआ तो उन्हें एक बहुत बड़ी, बल्कि शायद सबसे अहम जिम्मेदारी मिली। संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष बने वो। सोचिए, एक बिल्कुल नया देश, इतनी विविधताएं, भाषाएं, धर्म, जातियां, सबको एक साथ लेकर चलने वाला संविधान बनाना। वो जानते थे कि सिर्फ कागज पर बराबरी लिख देना काफी नहीं है। ऐसे कानून चाहिए जो असल में भेदभाव रोकें। हाँ, इसीलिए तो उन्हें भारतीय संविधान का जनक या चीफ आर्किटेक्ट कहते हैं। उन्होंने पक्का किया कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, ये सब संविधान की आत्मा बने। बिल्कुल। खासकर जैसे आर्टिकल 17 है, जो छुआछूत को खत्म करता है, या फिर आरक्षण के प्रावधान, इन सब के पीछे उनकी सोच साफ दिखती है। और वो आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। जी। और ये आसान नहीं था। संविधान सभा में बहुत बहसें होती थीं, अलग अलग विचार थे, लेकिन अंबेडकर ने अपनी कानूनी समझ और तल्ख से सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करवाया। फिर जीवन के आखिरी सालों में उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया, बौद्ध धर्म अपनाने का। हाँ, 1956 में नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ। ये हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था थी, उससे निराश होकर उसे पूरी तरह नकारने का एक कदम था।
ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, बल्कि एक तरह से जाति से मुक्ति का ऐलान था। बिल्कुल, उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं में वो समानता, करुणा और तर्क का रास्ता दिखा जो वो खोज रहे थे। उनकी किताबें हैं जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा इन हिज धम्मा, ये आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तो आज भी काफी पढ़ी और डिस्कस की जाती है। जी बिल्कुल। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उनके अनुयायी उन्हें बोधिसत्व के रूप में याद करते हैं और आज वो सिर्फ किसी एक वर्ग के नेता नहीं, बल्कि पूरे भारत में सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। सही बात है। उनका जन्मदिन 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के तौर पर पूरे देश में मनाया जाता है। तो कुल मिला के देखें, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सामाजिक उत्पीड़न से उठकर ज्ञान की शक्ति के जरिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुख्य निर्माता बनने तक की एक असाधारण यात्रा है, प्रेरणादायक भी और संघर्षों से भरी हुई भी। बिल्कुल, और ये यात्रा में एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ती है कि अंबेडकर ने समानता, सामाजिक न्याय, भाईचारे का जो सपना देखा था और जिसे उन्होंने संविधान का रूप दिया, वो आज के भारत की सच्चाई में कितना उतर पाया है। उनके विचार आज की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो जाति हो, आर्थिक असमानता हो या लैंगिक न्याय, उनके लिए कितने प्रासंगिक है, ये हम सबके सोचने की बात है और शायद अमल करने की भी।